नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2017 का इकोनॉमी का प्रश्न करेंगे क्योंकि हम लोगों ने 2016 तक देख लिया है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो 2017 के प्रश्न पत्र में इकोनॉमी का पहला प्रश्न दिया है, मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त में से कौन सा सही है, सही उत्तर चुनना है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह आरबीआई की मानक ब्याज दरों का निर्धारण करती है। बेंचमार्क की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही है, यही करती है। और मौद्रिक नीति कमेटी, इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 जेड बी के तहत किया गया था। यह एक वैधानिक निकाय है और 2016 में इसे लाया गया था। तो ये हम लोग का ऑप्शन पहला जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा दिया है, यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की संरचना की बात करें तो इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य सरकार की तरफ से होते हैं। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर ही करते हैं। ठीक है, भारत में वर्तमान जो मुद्रास्फीति का लक्ष्य है वो हमने पहले भी बताया था कि 4+-2 है, यानी कि 2 से 6 के बीच में होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो महंगाई कंट्रोल में है। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है, यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। तो अभी हमने बताया कि इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए, केवल एक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन 3 स्टेटमेंट इसमें दिया है और पूछा है कौन सा सही है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, उसे भी बेनामी संपत्ति मान सकते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है हम लोगों का। दूसरा दिया है कि बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होती हैं। तो सही बात है, ये सरकार जब्त कर सकती है बेनामी संपत्तियां। आप देखते होंगे वहाँ पर बुलडोजर चलते हुए उत्तर प्रदेश में। तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीसरा दिया है, यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों का आंसर हो जाएगा सेकंड यानी कि बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप बेनामी संपत्ति अधिनियम 1988 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है। ठीक है, अगेन 3 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं और दिया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। आइए इसका पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना। तो बिल्कुल सही बात है, लघु वित्तीय बैंक का यही विशेषता है कि वो लघु जो व्यवसाय हैं उनको ऋण प्रदान करे ताकि वो और ग्रो कर सकें। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है उसको रखेंगे तो हमारा बी वाला ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया है, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना। यह भी सही है। और तीसरा ऑप्शन हम लोगों का दिया है, युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये देखिए, जब इस तरह के शब्द आए विशेषतः, केवल, तो ये सब शब्द ज़्यादातर गलत ही होते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा। अब तीसरा जहाँ जहाँ अगर हम उसको डिलीट करेंगे तो हम ऑप्शन ए पर ट्रिक कर सकते हैं और हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा लघु वित्त बैंक के बारे में जानते हैं। देखिए, लघु वित्त बैंक भारत में एक विशेष प्रकार की विशिष्ट बैंक है और यह आरबीआई के अधिनियम 1934, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 और अन्य प्रासंगिक विधियों के प्रावधानों द्वारा सम्मिलित होता है। अगर हम लघु वित्त बैंक के उद्देश्य की बात करें तो इनका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि वो उन वर्गों को वित्तीय समावेशन के लिए उन्हें वित्त दें, ऋण दें जो अन्य बैंकों द्वारा जिन्हें नहीं मिल रही है। ठीक है, लघु व्यवसाय इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, असंगठित क्षेत्र को ऋण प्रदान करना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात कर रहा है, यानी यूपीआई की बात कर रहा है।
को क्रियान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभावना है? पहला इसमें दिया है, ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। आप लोग गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम यूज करते होंगे, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई एक वॉलेट हो, आप अपने बैंक से सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारा ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। आजकल ये काफ़ी यूज टू हो गया है, सबको पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, यह नीति आयोग का एक अंग है। तो हमने पहले इस तरह का प्रश्न देखा है, ये नीति आयोग का अंग नहीं है। आपको पता है कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि बजट में घोषणा दिसंबर 2016 के एक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में किया गया था। ठीक है, भारत सरकार की इसमें 49% की भागीदारी होती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह वित्त मंत्रालय के अधीन है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो देश के बुनियादी ढांचे क्षेत्र को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा यह पूरी तरह से एक समर्थित इकाई है। ठीक है, और यह नीति आयोग का अंग नहीं है, आप सभी को पता है, एक बार हम लोग ऐसा प्रश्न देख चुके हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, वर्तमान में इसकी कॉर्पस 4 लाख करोड़ है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हम लोग के गलत हैं। तो ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी, न तो 1 और न तो 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया है, सार्वभौमिक अवसंरचना सुविधा यानी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात कर रहा है। यह क्या है, ये हम लोगों को बताना है। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, सार्वभौमिक अवसंरचना सुविधा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है, इसके बारे में पूछा है। आइए पहले थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। देखिए, ग्लोबल अवसंरचना सुविधा जो है, यह विश्व बैंक ने 14 अक्टूबर 2014 को विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों की बुनियादी ढांचों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया था। ठीक है, यह गैर सरकारी क्षेत्रक संस्थागत निवेशकों, बहुपक्षीय एजेंसियों की पूंजी संग्रहण के लिए सहयोग करता है, जो जटिल संरचना, सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों की तैयारी और संरचना निर्माण को आसान बनाते हैं। तो ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी, कि गैर सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का ग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना, सरकारी गैर सरकारी भागीदारी की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और दिया है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अधीन शिक्षार्थी क्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि केवल और इस तरह के जब शब्द आए तो मान लीजिए वो गलती होते हैं। तो यहाँ भी ये हम लोग का स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा दिया है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। तो ये हम लोग का स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी। आप थोड़ा सा राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के बारे में यानी फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, नेशनल कैरियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, नेशनल कैरियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है। ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, नेशनल कैरियर सर्विस को देश में अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में आरंभ किया गया। अब देखिए, अशिक्षित युवाओं को नहीं, हाँ ये लिखा होता उनको स्किल देकर, उन्हें शिक्षा देकर रोजगार में जोड़ा जाएगा तो सही हो जाता। ऐसे में हमारा दोनों ही विकल्प गलत हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, नेशनल कैरियर सर्विस के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचार में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचना पद्धति स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग फॉर स्ट्रेट एसेट का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। ठीक है, 4S की बात कर रहा है। तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा बी,
यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना में पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की एक स्कीम है। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर नॉलेज गेन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुए। ठीक है, पहला इसमें स्टेटमेंट दिया है कि जीडीपी में कृषि का अंश बृहद रूप से बढ़ा। तो आप लोगों को पता है 1991 के बाद जब हम लोगों ने एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया तो धीरे धीरे कृषि का जो अंशदान था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा। और देखिए स्टेटमेंट में बृहद दिया है, ये सब स्ट्रीम शब्द हैं, एक्स्ट्रा शब्द हैं, तो वैसे भी ये गलत हो जाता है। अब एक जहाँ जहाँ है हम उसको अगर डिलीट करेंगे तो हम आ जाएंगे 50-50 पर। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरा दिया है विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया, बिल्कुल सही है, बढ़ गया। और तीसरा दिया है एफडीआई का इनफ्लो बढ़ गया, ये भी सही है। और चौथा दिया है भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ गया, यह भी सही है। आप देखते होंगे कि भारत का विनिमय भंडार बहुत बढ़ गया है, जो 1991 में 23,850 करोड़ था वो अब 561.2 बिलियन हो गया है। ठीक है, और भी ज़्यादा हो गया होगा, आप गूगल पर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 2, 3 और 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट इसमें दिया है और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। अभी हमने यूपीआई पर क्वेश्चन किया है, उसी से रिलेटेड यह भी क्वेश्चन है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो इसमें दिया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी आरबीआई तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा। ठीक है, और यह भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। यह एक गैर लाभ के लिए कंपनी के रूप में रजिस्टर है। कंपनी अधिनियम 2013 आपको पढ़ना होगा तो आप कंपनी अधिनियम 2013 को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हम लोग का सही है। दूसरा दिया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपे प्रारंभ किया, तो बिल्कुल सही बात है, ये प्रारंभ किया था। रुपे विश्व का 7वां सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे है, यह भी आपको याद में रखना है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, मासिक बिल भुगतान और नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरेंस हाउस, यह बड़े मासिक भुगतान जैसे पेंशन, सैलरी आदि के भुगतान के लिए आरटीजीएस, भीम यूपीआई, भारत क्यूआर कोड, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप एक बार भारतीय संघ बैंक के बारे में यानी कि आईबीए के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स की बात कर रहा है, जीएसटी की बात कर रहा है कि क्रियान्वित किए जाने का सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है। 3 स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, उस समय जीएसटी आया था नया नया इसलिए पूछ लिया था। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिया है और पूछा है नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर दीजिए। आइए इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला दिया है यह भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग देखते होंगे जितना भी सरकार को कर मिलता है वो सब जीएसटी के थ्रू मिलता है, केवल एक आध उत्पादों को जैसे पेट्रोल को छोड़ दें तो। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, अब एक जहाँ जहाँ उसको हम रखते हैं तो एक ऑप्शन तो डिलीट हो जाएगा। दूसरा दिया है यह भारत में चालू खाता घाटे को कम करके उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में उसे सक्षम बनाता है, तो जीएसटी ये सब नहीं करता, ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है कि यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकलने में योग्य बनाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। जीएसटी कलेक्शन करता है, ये सब नहीं करता, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ठीक है, आइए थोड़ा सा जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाता है। यह विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का एकल कर है। यह एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के बजाय उस स्टेट में वसूला जाएगा जहां माल बेचा जाएगा। भारत में जीएसटी विधेयक को पहली बार 2014 में संविधान के 122वें संविधान संशोधन के द्वारा पेश किया गया था और 2016 में इसे मंजूरी मिली थी।
और इसे राज्यसभा द्वारा संविधान के 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में कानून के रूप में क्रियान्वित किया गया था। ठीक है, अगर हम इसके प्रावधान की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स आदि को लेकर कवर किए गए सेंट्रल जीएसटी, वेट, लग्जरी टैक्स आदि को कवर करने के लिए स्टेट जीएसटी है। ठीक है, अंतर राज्य सरकारों को कवर करने के लिए एकीकृत जीएसटी है। इसके अलावा आईजीएसटी अपने आप में कोई कर नहीं है, बल्कि राज्य और संघ टैक्स को संभावित करने की प्रणाली है। ये आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी आईजीएसटी के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 246A की, तो राज्यों को वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 289A जीएसटी के प्रशासन और शासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे और इसके सदस्य राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत मंत्री होंगे। इसलिए देखते होंगे जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो हर राज्य के लोग उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऐसे में ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। हम लोगों ने जीडीपी और जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन इस वर्ष देख लिए, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यह भी है। पहला स्टेटमेंट दिया है, पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने पहले भी कहा था कि जब इस तरह का आय सतत वृद्धि हुई है तो ऑप्शन गलत ही होता है, क्योंकि इस सब का जो जीडीपी है वो हमेशा जिगजैग की तरह होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये सब जो होते हैं वो जिगजैग जैसे होते हैं, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना तो 2। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यूपीएससी 2017 का इकोनॉमी का सारा प्रश्न लगभग कर लिया। अब कल हम यूपीएससी 2018 का इकोनॉमी का प्रश्न करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।